इस वक्त हम मुंबई स्थित गोरेगांव पश्चिम में मोतीलाल नगर इस इलाके में है। यहाँ पर एक रीडेवलपमेंट प्लान में अडानी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। 36,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तकरीबन 160 एकड़ में ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो बनने वाला है। इस इलाके को आप देख सकते हैं। इस इलाके में ज्यादातर रेसिडेंसेज हैं, उसके साथ साथ कमर्शियल शॉप है, लेकिन एक माले से 2 माले के ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरे इस इलाके में आपको देखने के मिलेंगे। पूरे लैंड की जो ओनरशिप है ये महाडा के पास है। अब एक बिड सबमिट हुई थी 2021 में, जिसे हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ओपन किया गया, जिसमें अडानी समूह का सबसे हाईएस्ट बिड होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है। यहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। नीलेश प्रभु हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ के रेसिडेंट भी है और मोतीलाल नगर विकास समिति के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें अदानी समूह को ये प्रोजेक्ट मिला है, तो क्या आप लोगों की आगे चलकर इस रीडेवलपमेंट में अपेक्षा रहेगी? हमारी अपेक्षा तो सीधी है। हम किसी बिल्डर के खिलाफ या माड़ा के खिलाफ नहीं है। रिडेवलपमेंट हम भी चाहते हैं, लेकिन ये रिडेवलपमेंट होते समय हमारे जो लोग हैं, मोतीलाल नगर के लोग हैं, उनके जो हक है वो कहीं मारे नहीं जाने चाहिए। उनके जो हक का जगह है या उनके जो भी रिडेवलपमेंट के हक है वो उनको मिलने चाहिए। ये हमारी भूमिका पहले से रही है। यही भूमिका हमने सम्माननीय न्यायालय में भी रखी है। एक स्पेशल प्रोजेक्ट का दर्जा इस प्रोजेक्ट को दिया गया था 2021 में, जो गवर्नमेंट का जीआर आया है उसमें 1600 स्क्वायर फीट की जगह आप लोगों को आपके जो एग्जिस्टिंग घर है उसके बदले इस प्रोजेक्ट में मिलती है। तो 1600 स्क्वायर फीट आपके हिसाब से सही जगह है, सही एरिया है रिडेवलपमेंट में? आप नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं 33/5 की, जिसके अंडर ये रिडेवलपमेंट होने वाला है। तो 33/5 के हिसाब से हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो भाई एलिजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ये एरिया पूरा ओपन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे रोड्स हैं, ग्राउंड्स हैं। तो ये सब इसके सब चलते हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन लगभग कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या मांग है? एलिजिबिलिटी तो हमारी 3500 के आसपास जाती है, मगर हम चाहते हैं या कायदे के हिसाब से हमको जो मिलना चाहिए वो मिनिमम 2300 से 2400 स्क्वायर फीट का जगह हमको फ्री में मिलना चाहिए हर टेनामेंट को। बिल्कुल। लेकिन हाईकोर्ट में आप कह सकते हैं कि फैसला जो है आप लोग रेसिडेंट्स के फेवर में नहीं आया है, तो अभी आपकी जो भी डिमांड्स है वो माडा इसके साथ डिस्कस करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली हम जहाँ जहाँ डिस्कशन हमको करना पड़े, स्टेट गवर्नमेंट हो या माडा हो, इसके साथ हम डिस्कशन भी करेंगे। और सेम टाइम हमारे पे अन्याय हुआ ये तो बात सही है, और कुछ चीज़ें ऐसी है ये ऑर्डर में जो हमारे फेवर में भी है। थोड़ा अगर पॉजिटिवली हम देखेंगे तो हमारे फेवर में भी है। तो इसका सबका सहारा लेके अगर हमको आगे जाना पड़े, क्योंकि हमारे रेसिडेंट्स जो है उनमें आज भी ये भावना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो इसके लिए हम डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अन्याय क्यों हुआ आपको लगता है? अन्याय इसलिए हुआ है कि एक तो हमको कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, जो एरिया दिया गया है वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। मास्टर प्लान इसका बना नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट के खुद के जो लॉज है, जो कायदे हैं, वो कहते हैं कि आप पहले मास्टर प्लान बनाओ, लोगों को मास्टर प्लान दिखाओ, बाद में लोगों का कंसेंट लो। लेकिन यहाँ पे तो ये निर्णय हमारे ऊपर थोपा गया है। ना कोई कंसेंट हुआ है, ना कोई मास्टर प्लान दिखाया गया है, ना ही हमको बताया गया है कि आपका रिहाब कैसे होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है। कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो हम तो ये सिर्फ क्लैरिटी मांग रहे थे कि भाई हमको पूरा क्लैरिटी दो, लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरकार की तरफ से अन्याय हुआ, जो शुरुआत हुई है वो स्पेशल प्लान जो जीआर निकला। एग्जैक्टली, ये जो जीआर निकाला है वो इसके वजह से हम पे अन्याय हुआ है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉ है 33/5 वो अगर मद्देनजर रखे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे हक की जगह हमको मिल रहेगी। बिल्कुल। एक और रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, कई सालों से लोग रह रहे हैं, तो कई तरह की मन में शंकाएं, कंसर्न रहती है। तो आप क्या चाहेंगे कि किस चीज पर पहले क्लैरिटी आए जिसके बाद ये डेवलपमेंट शुरुआत हो? देखिए, ये रिडेवलपमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी कि कितने स्क्वायर फीट्स का तो पहले एक मुद्दा है ही हमारा। उसके अलावा एमिनिटीज और क्या कैसे स्ट्रक्चर क्या होने वाला है उसका कुछ बता ही नहीं रहे लोग कुछ ऐसा, और सीधा उठा के टेंडर उठा के दे दिए। एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट। ऐसा नहीं, लोग रिडेवलपमेंट चाहते हैं। आप सोचो पूरा बॉम्बे कहाँ से कहाँ आ गया। ये 1961 का है और अभी तक लोग रह रहे हैं इसके अंदर। पीपल वांट हेल्दी लाइफ, लेकिन थोड़ी ट्रांसपेरेंसी में अगर ये सब बात हो ना तो पीपल आर रेडी फॉर डेवलपमेंट। और उसके अंदर लोग सब कंसर्न भी देंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी उनको लोग घबरा जाते हैं एक बार तो लोग डरते हैं कहीं भी। कंसर्न यानी आप सिग्नेचर देने वाले हो,
उनको समझ में आएगा। सी यू बाय अ नॉर्मल, एक शर्ट भी खरीदते हो तो आप उसको टच करके देखते हो कि क्या क्वालिटी है, आप समझे, घर की बात है। और यहाँ पर इतनी पीढ़ियां रह रही है ना, 3-3, 4-4 फैमिलियां रह रही है यहाँ पर। एक घर के अंदर 4 फैमिली, 16 लोग, 20 लोग, 12 लोग। के पुराने टाइप के घर है इसलिए पॉसिबल है। मुंबई में कहीं भी ज्यादातर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है कि ये स्लम नहीं है, ये प्लॉट के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल है, तो इसलिए ज्यादा लोग रह पा रहे हैं। यस यस यस। तो इसमें ऐसा है कि जितने फैमिली, अभी किसी घर में देखो डिस्प्यूट हो गया तो एक घर में 3 किचन भी है और कुछ लोग मिलके रहते थे, एक ही किचन में रहते, तो ये सब लोग हैं। देखो स्क्वायर फीट बढ़ेगा और कभी कभी कोई चंग अलग अलग मांगेगा, कोई 2 BHK का 3 मांग लेगा या फिर 1 BHK का 4-5, यू नेवर नो, सबके अलग अलग प्रोपोर्शन है। और पूरा इतने साल से रहते हुए आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी में हो ये काम और लोगों को एक्सप्लेनेशन हो कि क्या दे रहे, कैसा दे रहे, तो लोग समझ में आएंगे। अभी इतने लोग रहते हैं घर में, कंसर्न देने वाला एक अकेला, वो एक अकेले के कंसर्न में बाकी सबके साथ अन्याय हो जाएगा तो कैसा चलेगा। तो सबको पता चले क्या मिलने वाला है, तो वो लोग अपनी आम सहमति तो बनाए और पीपल आर रेडी फॉर डेवलपमेंट। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी अच्छा हो जाए और लोगों को एक्सप्लेन हो जाए कि क्या कैसा है, और वी आर रेडी, पीपल आर रेडी। ये जो स्क्वायर फीट का थोड़ा डिस्प्यूट है और जो क्या है ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ढंग से हो जाए, नहीं तो फिर वो बाजू में 15 साल हुआ ही है। देखिए अभी देने वाले थे पोजीशन, फिर अभी लेट 2008 का डिमोलिशन है सर, आज 2025 आ गया। बॉम्बे में कोई इंसान अपने घर से बेघर होके उसमें भाड़ा भरते हुए उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। आज भाड़ा भरना ही इतना कमाता भी नहीं इंसान के भाड़ा दे पाए, क्या रेंट चल रहा है। तो थोड़ा सा म्हाडा, आप चाहेंगे कि म्हाडा का इन्वॉल्वमेंट पूरे प्रोजेक्ट थ्रू आउट रहे? हाँ, म्हाडा तो देखिए, म्हाडा ऑलवेज प्रोटेक्ट पीपल, कभी किसी को बेघर नहीं किया म्हाडा ने। लेकिन म्हाडा का अगर इसमें बर्ड आई व्यू हो, इस पे कंटिन्यू देखते रहे वो इसके ऊपर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो एक प्रोटेक्शन हमको मिल जाएगा। क्योंकि द मोमेंट यू गिव कंसर्न देन इट इज बिटवीन वो आपका बिल्डर और वो लेमैन के बीच में हो जाता है। म्हाडा का एंड तक इन्वॉल्वमेंट हो और हमारे प्रोटेक्शन में रहे तो बहुत अच्छी बात है। लोग भी ज्यादा इसमें खुश रहेंगे क्योंकि देयर बी वेरी गुड एंड विन-विन सिचुएशन, सबके लिए अच्छा होगा वो। तो आप कह सकते हैं कि 143 एकर्स का ये पूरा एरिया है और जिसमें जो बिड की गई है उसमें अडानी समूह की तरफ से ये बात कही गई है 3.97 लाख स्क्वायर मीटर का बिल्डअप एरिया वो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में आप कह सकते हैं कि 3,370 के आसपास रेसिडेंशियल यूनिट्स है जो म्हाडा के अंदर आते हैं, 1600 कमर्शियल यूनिट्स है, कुछ स्लम यूनिट्स भी हैं। और ये जो पूरा एग्रीमेंट बनाया गया है इसके मुताबिक म्हाडा का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कोई भी डेवलपर जो एजेंसी जो आती है डेवलपमेंट करने के लिए वो खरीद फरोख्त नहीं कर सकती है यहाँ पर लैंड की या किसी भी प्लॉट की। उसी के साथ साथ वो सेल नहीं कर सकते हैं, ना ही इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। तो एक तरह से एक स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल प्रोजेक्ट जो है उसका स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। प्रभु जी आपके पास फिर से आएंगे कि स्पेशल प्रोजेक्ट का स्टेटस तो दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर है कि वो जो कमिटमेंट्स की जा रही है वो पूरी होगी या नहीं। नहीं, ये कमिटमेंट का ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसके लिए हमारे साथ प्रॉपर एग्रीमेंट्स होने चाहिए जो पहले होने चाहिए। सारा डिसाइड होने के पहले ये एग्रीमेंट्स वगैरह सब डिसाइड करके होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ऑलरेडी स्पेशल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया और अब तक रेसिडेंस से कोई कंसेंट नहीं लिया है, कुछ एग्रीमेंट नहीं बने हैं, तो ये हमारे कंसर्न की बात है। और ये पूरे लैंड की ओनरशिप म्हाडा की है, यानी कि आज नहीं तो कल रीडेवलपमेंट जाना पड़ेगा। एरिया की स्ट्रक्चर इतने डिलैपिडेटेड नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल ये होना ही है। नहीं, डेफिनेटली होना है और होना भी चाहिए, हम इसके अगेंस्ट नहीं है। हम तो साथ में है ना म्हाडा के, हम रीडेवलपमेंट चाहते हैं। तो अब आगे आपकी क्या अपेक्षा रहेगी कि म्हाडा की तरफ से कोई मास्टर प्लान की तैयारी हो, उनके तरफ से बातचीत हो, पहल हो, क्या अपेक्षा है? डेफिनेटली हम 2013 से म्हाडा से कंटिन्यूसली करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। हालांकि म्हाडा ने हमको कोई रिस्पांस नहीं दिया था। अब ये कोर्ट में भी म्हाडा चली गई है ये सारा चीज लेके। अगर यही रहीवासियों के साथ बैठते थे और बातचीत करते थे तो शायद रीडेवलपमेंट पहले से शुरू हो जाता था। तो हम अभी भी चाहते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं और इसमें से हल डेफिनेटली निकलेगा। मगर अगर म्हाडा जबरदस्ती करती है जैसे कि आज हुआ है तो फिर लोगों में नाराजगी है उसके लिए। कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो उसमें कंसर्न, विरोध या आप कह सकते हैं कि बाकी की लीगल चीजें जो है वो होती हुई दिख सकती है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद एक बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुंबई में जो सुनने में आया है वो मोतीलाल नगर का रीडेवलपमेंट है। 143 एकर्स का ये लैंड है। अब देखना ये होगा कि ये रीडेवलपमेंट आगे के समय में किस तरह से होता है, क्योंकि मुंबई में जगह की कमी होने की वजह से ऐसी ही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से मुंबई का रियल एस्टेट जिन पर निर्भर है। तो ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं इस पर सभी की नजर रहेगी। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।